हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अब मैं हूं सत्येंद्र कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा चैनल है यूट्यूब का। तो पहला प्रश्न है हमारा कि किस देश ने मैकमोहन रेखा को चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? पहला ऑप्शन है हमारा पाकिस्तान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है अमेरिका और चौथा है आपका म्यांमार। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा अमेरिका। यानी अमेरिका ने कहा है कि मैकमोहन रेखा को चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देने के लिए प्रस्ताव को अपना लिया है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की जो कैपिटल है वो आपकी वॉशिंगटन है। वॉशिंगटन डीसी। यानी कि अगर हम बात करेंगे डीसी की फुल फॉर्म की, तो डीसी की फुल फॉर्म है आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगर हम बात कर लेते हैं कि मुद्रा क्या है, तो मुद्रा आपकी डॉलर है। अगर हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति हैं आपके, देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अगर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति हैं आपके कमला हैरिस। यानी कि हमने देखा कि अमेरिका की जो कैपिटल है वो आपकी वाशिंगटन है, मुद्रा आपकी डॉलर है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके जो बाइडेन, और आपकी जो उपराष्ट्रपति हैं वो आपकी हैं कमला हैरिस। ठीक है, और भी अगर हम देख लेते हैं तो वाशिंगटन जो है वो आपका पोटोमेक नदी के किनारे है, और जिसमें डीसी की जो फुल फॉर्म है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। अगर हम बात करेंगे किस महाद्वीप में स्थित है, तो अमेरिका आपके उत्तरी महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है आपका अमेरिका। तो अगर हम सबसे बड़े द्वीप की बात करेंगे एशिया, यानी कि दो हमारे महाद्वीप हैं। यानी कि अगर हम प्रश्न पूछें कि उत्तरी अमेरिका और यानी कि प्लस उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो आपके महाद्वीप हैं, उनको कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है? यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका अगर महाद्वीप की बात करें तो पूछता है प्रश्न कि कौन सा जलडमरू जोड़ता है, तो हम इसको बोलेंगे पनामा जलडमरू मध्य। अगर हम बात कर लेते हैं कि पनामा जलडमरू जो मध्य है वो किन दो सागरों के बीच में स्थित है या किन दो महासागरों के बीच में स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि कैरेबियन और यानी कैरेबियन सागर और आपके प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली जल संधि है उसको हम कहते हैं पनामा। अब पनामा जो है वो आपके कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है, यानी कि दोनों उसके किनारों पर स्थित है। अगर हम बात कर सकते हैं कि जो कैरेबियन सागर है वो कितने देशों के साथ सीमा बना रहा है, तो आपके कोलंबिया के साथ सीमा बना रहा है, वेनेजुला के साथ सीमा बनाता है, और आपके सूरीनाम के साथ सीमा को बनाता है। अगर हम बात करेंगे कि कैरेबियन सागर कहां स्थित है, तो आपके मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी के पास अटलांटिक, मैक्सिको की खाड़ी के पास अटलांटिक महासागर में आपका कैरेबियन सागर स्थित है। यानी कि मैक्सिको की खाड़ी के पास
जो आपका अटलांटिक महासागर है उसमें आपका स्थित है। अगर हम बात करेंगे प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर सभी महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है। और बात करेंगे दूसरा सबसे बड़ा महासागर, तो अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा आपका महासागर है। अगर हम थोड़ी सी बात प्रशांत महासागर पे कर लेते हैं, तो प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरी जो आपकी खाई है उसको हम बोलते हैं मेरियाना ट्रंच। मेरियाना ट्रंच जो आपके फिलीपींस में स्थित है। तो प्रशांत महासागर में एक खाई है आपकी जो विश्व की सबसे गहरी खाई है, जिसको हम गर्त भी बोल सकते हैं या ट्रंच भी बोल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेरियाना ट्रंच, जो आपका मनीला फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। और अमेरिका में अगर हम बात करेंगे, तो अमेरिका में एक शहर है जिसको हम कहते हैं न्यूयॉर्क, जिसमें आपका यूएनओ का हेड ऑफिस है, यानी कि यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो भी आपके कहां पर है, अमेरिका में है। अगला प्रश्न है हमारा, किस व्यक्ति ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। यानी कि पूछ रहा है कि 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है। पहला ऑप्शन है आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरा आपका हैरी केन, तीसरा आपका लियोनेल मेसी और चौथा है आपका मोहम्मद सलाह। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर हमारा होगा लियोनेल मेसी। अगर हम बात करेंगे ये कहां के हैं, तो आपके अर्जेंटीना के हैं। अगर हम बात करेंगे तो अर्जेंटीना की कैपिटल जो है आपके ब्यूनस आयर्स है। और अगर मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा है आपकी पीसो। आपको बता दें कि इन्होंने 2022 का पुरस्कार जीता है फीफा का। अगर हम बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो ये आपके पुर्तगाल के हैं आपके, और पुर्तगाल की जो कैपिटल है वो आपकी लिस्बन। मुद्रा है आपकी यूरो। भारत में एक पुर्तगाली भी आया था जिसको हम कहते हैं वास्को डी गामा, जो 20 मई 1498 को कालीकट के तट यानी कि गुजरात में राजा जमोरिन के यहाँ पर आया था, जो पुर्तगाली आया था। तो पुर्तगाली यहाँ से जो व्यापार करते थे वो काली मिर्च का करते थे, और काली मिर्च को ये एवन प्रिय कहते थे। यानी कि 1 रुपए की मिर्च को पुर्तगाल में जाके ये 60 रुपए में सेल करते थे, इसीलिए ये उसको एवन प्रिय कहते थे। तो एवन प्रिय कहते थे पुर्तगाल की मिर्च, जो भारत से जो मिर्च ले आते थे काली मिर्चों को, तो वहां पर ले जाके उनको नाम जो दे दिए थे, तो एवन प्रिय का नाम दे दिए थे। प्रिंटिंग प्रेस की अगर भारत में किसी ने शुरुआत की है तो वो पुर्तगालियों ने की है, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई है। तो इसका सही आंसर होगा लियोनेल मेसी। अगला प्रश्न है कि भारत में परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा बना है। पहला ऑप्शन है आपका कोलंबिया विश्वविद्यालय, दूसरा है आपका डिकिन विश्वविद्यालय, तीसरा है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और चौथा है ऑप्शन कोई नहीं। देखिए अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा डिकिन विश्वविद्यालय। ओके, पूछ रहा है कि पहला विश्वविद्यालय, यानी कि विश्वविद्यालय की बात करेंगे, ये विश्वविद्यालय है। तो अगर हम बात करते हैं कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया, तो विश्वविद्यालय जो अधिनियम जो आया था वो आया था 1904 में। जब भारत में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था तो इस समय भारत के जो वायसराय थे वो आपके लॉर्ड कर्जन थे। तो हम कह सकते हैं लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का जो समय है वो 1899 से लेके 1605 है। तो अब लॉर्ड कर्जन के बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज लेते हैं। लॉर्ड कर्जन को भारत का दूसरा औरंगजेब कहा जाता था। तो लॉर्ड कर्जन को भारत का दूसरा औरंगजेब कहा जाता था। ये उपाधि इनको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दी गई थी, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने इनको द्वितीय औरंगजेब के नाम से कहा था, यानी कि द्वितीय औरंगजेब कहा था इनको। किसने कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु
महादेव रानाडे थे। यानी कि महादेव रानाडे जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगर हम बात करेंगे लॉर्ड कर्जन को दूसरा औरंगजेब किसने कहा, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। लॉर्ड कर्जन के समय में एक आयोग आया था जिसको हम कहते हैं फ्रेजर आयोग, जो 1902 में आया था। 1902 में आया था, जो आपके पुलिस से संबंधित था, यानी कि पुलिस विभाग से संबंधित था फ्रेजर आयोग। अगर हम लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल व्यवस्था का जनक कहते हैं, अगर हमारा प्रश्न बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक विस्तार किस वायसराय के समय में हुआ, तो वो आपका लॉर्ड कर्जन के समय में। यानी कि रेल व्यवस्था का हम जनक तो लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि रेल व्यवस्था का सबसे ज्यादा विस्तार किसके समय में हुआ, तो वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। और ये फ्रेजर जो आयोग आया था पुलिस विभाग से संबंधित था, आयोग की स्थापना 1902 में की गई थी। तो द्वितीय औरंगजेब गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन को कहा। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन भी हुआ था, बंगाल विभाजन भी हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा डिक्कन विश्वविद्यालय होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मार्च 2023 में किस देश में भारत दिवस, यानी पूछ रहा भारत दिवस का आयोजन किया गया। पहला ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है आपका अमेरिका, तीसरा है आपका क्यूबा और चौथा है आपका कनाडा। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका कनाडा में होगा। कनाडा की बात कर लेते हैं, तो कनाडा की जो कैपिटल है वो आपकी ओटावा, और मुद्रा जो है आपकी वो है आपकी डॉलर, यानी कनाडियन डॉलर। अगर हम बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन और क्यूबा की कैपिटल है आपकी हवाना। ठीक है, अगर हम कनाडा को और भी देख लें तो कनाडा जो है आपके प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के साथ सीमा बनाता है। यानी कि 3 महासागरों के साथ सीमा बनाता है आपका कनाडा। तो कनाडा जो है वो क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, यानी कि विश्व में क्षेत्रफल में दूसरा स्थान आपके कनाडा का है। तो पहले स्थान की अगर हम बात करेंगे तो पहला स्थान आपका रसिया यानी कि रूस का है, यानी कि क्षेत्रफल में कनाडा जो है वो आपका दूसरे स्थान पर है और जो आपका रूस है वो आपका क्षेत्रफल में विश्व में पहले स्थान पर है। अगर हम बात कर सकते हैं तो कनाडा का जो मॉन्ट्रियल है वो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कनाडा का जो मॉन्ट्रियल है वो आपका कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, किस व्यक्ति को भारतीय अमेरिकियों को यूएसए में जिला अदालत के पहले न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन है आपका योगेंद्र चौरसिया, तेजल मेहता, गीता गोपीनाथ और चौथा ऑप्शन है आपका रघुराम राजन। बात कर लेते हैं गीता गोपीनाथ, तो आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली पहली भारतीय महिला है। मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली पहली भारतीय महिला है। अगर हम बात करेंगे आईएमएफ की, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका पूरा नाम है हमारा। और अगर बता दें तो केरल के मुख्यमंत्री की वित्तीय सलाहकार भी रही थी, वित्तीय सलाहकार भी रही थी। अगर हम बात करते हैं रघुराम राजन, तो आरबीआई के
23वें गवर्नर बने थे रघुराम राजन, जो आपके 2013 से लेके 2016 तक आरबीआई के गवर्नर थे, जो वर्तमान समय में आपके शिकागो विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। तो वर्तमान समय में शिकागो विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, जो आपके 2013 से लेके 2016 तक आरबीआई गवर्नर यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हुए थे, जिस बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और उसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर की बात जो होगी वो होंगे आपके तेजल मेहता, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो आपका तेजल मेहता होगा, यानी कि अमेरिका यूएसए में जिला अदालत के पहले न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो उसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा तेजल मेहता। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई। ऑप्शन है आपका लखनऊ, इंदौर, जयपुर और गांधीनगर। आप बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा क्या, यानी कि पहला ऑप्शन है आपका लखनऊ, दूसरा है आपका इंदौर, तीसरा है जयपुर और चौथा है आपका गांधीनगर। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर होगा हमारा जयपुर, यानी कि पहली व्यवहार जो प्रयोगशाला है वो आपके जयपुर में स्थापित की गई है। लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ का जो पुराना नाम था वो था अवध। तो अवध की जो स्थापना करी थी वो करी थी शहादत खान ने। शहादत खान ने अवध की स्थापना की थी। भारत का सबसे स्वच्छ शहर की अगर बात करेंगे तो वो इंदौर है। इंदौर आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधीनगर जो है वो आपकी गुजरात की राजधानी है। बात कर लेते हैं जयपुर, तो जयपुर की जो स्थापना करी थी वो सवाई जयसिंह ने की थी। तो सवाई जयसिंह यानी कि महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। जयपुर को यूनेस्को में शामिल होने वाली यूनेस्को वर्ल्ड सिटी हेरिटेज, या हम इसको बोल सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में जो जयपुर को शामिल किया गया था वो भारत की दूसरी सिटी थी, यानी कि सेकंड सिटी के रूप में जयपुर को 2019 में शामिल किया गया था। तो यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर अगर है तो वो जयपुर है आपके, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, जिसको हम पिंक सिटी भी कहते हैं। अगर हम बात करेंगे कि पहला शहर कौन सा है तो पहला शहर आपका अहमदाबाद है। तो यूनेस्को में शामिल होने वाला अगर हम पहले शहर की बात करेंगे तो वो आपका अहमदाबाद है, जिसे 8 जुलाई 2017 में शामिल किया गया था। यानी कि जयपुर जो है वो यूनेस्को की सिटी में यानी कि सिटी में शामिल होने वाला दूसरा शहर है। अगर हम पहले शहर की बात करेंगे तो वो आपका अहमदाबाद है। अहमदाबाद की बात करेंगे तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। कि अहमदाबाद की अगर बात करेंगे तो अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के किनारे है। बात कर लेते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को दिवस यानी कि विश्व विरासत दिवस हम 18 अप्रैल को बनाते हैं। और वर्तमान समय में यूनेस्को के 40 स्थल हैं शामिल। तो यूनेस्को में वर्तमान समय में 40 स्थल शामिल हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन है आपका रक्षा मंत्रालय, दूसरा है आपका वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है आपका कृषि मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं कि आपकी जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो भारत सरकार में 2 सरकारों का गठन किया था। तो स्वतंत्रता से पहले एक सरकार को गठन हुआ था, उसको हम कहते हैं अंतरिम सरकार, और एक हम उसको कहते हैं स्वतंत्र भारत की सरकार। तो 2 सरकारों का गठन हुआ था। स्वतंत्र भारत यानी कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था। उससे पहले एक जो सरकार बनाएगी उसको हम कहते हैं अंतरिम सरकार। तो अगर हम बात कर देंगे सृजन मंत्रालय किस कार्यक्रम ने
किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा आपका रक्षा मंत्रालय। अगर हम बात करेंगे कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले रक्षा मंत्री जो थे वो आपके थे सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। दोनों सरकारों में, या वो अंतरिम सरकार हो गई या वो स्वतंत्र भारत की सरकार हो गई, दोनों सरकारों में सरदार बलदेव सिंह को ही स्वतंत्र, यानी कि हमारा जो रक्षा मंत्री था वो सरदार बलदेव सिंह को ही बनाया गया था। अगर हम बात करते हैं वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग में जो अंतरिम सरकार में जिनको वित्त मंत्री बनाया गया वो थे लियाकत अली खान। लेकिन जब स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन किया गया तो भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में अपनाया गया आर के षणमुखम चेट्टी को। यानी कि स्वतंत्र भारत में अगर हम पहले वित्त मंत्री की बात करेंगे तो वो आपके थे आर के षणमुखम चेट्टी। लेकिन अगर अंतरिम सरकार में बात अगर हम करेंगे तो आपके थे लियाकत अली। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत का पहला कृषि मंत्री कौन था अंतरिम सरकार में। तो अगर हम बात अंतरिम सरकार की करें या स्वतंत्र भारत की करें तो भारत के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी कि हमने अभी समझा कि अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया और स्वतंत्र भारत का भी गठन किया गया। तो स्वतंत्र भारत में अगर हम बात करेंगे तो रक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत या अंतिम सरकार में आपके सरदार बलदेव सिंह ही थे। अगर हम बात करेंगे वित्त आयोग की, तो जो अंतरिम सरकार में जो गठन किया गया था वो किया गया था लियाकत अली खान का, और आर के षणमुखम चेट्टी जो थे वो आपके स्वतंत्र भारत के थे। अगर हम बात करेंगे कि कृषि मंत्री कौन थे, तो अंतरिम और स्वतंत्र भारत दोनों सरकारों में अगर कृषि मंत्री की बात करेंगे तो वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे थे 1950 से लेकर 1962 तक, यानी 2 बार राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो आरा बिहार में इनका जन्म हुआ था। ओके, तो सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? यानी कि सही आंसर होगा हमारा रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वास्थ्य का अधिकार यानी कि हेल्थ टू राइट विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या आपका उत्तराखंड। अगर हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपके भोपाल। अभी हमने आपको राजस्थान के बारे में पढ़ाया था। राजस्थान का दूसरा सिटी आपका जयपुर यूनेस्को में शामिल होने वाला, पहला आपका अहमदाबाद। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला जो राज्य है आपका वो क्या है? आपका राजस्थान। आइए बात कर लेते हैं राजस्थान। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके अशोक गहलोत। अगर हम बात करेंगे गवर्नर की, तो गवर्नर का नाम है आपके कलराज मिश्र। और अगर हम बात करेंगे इसके डीएलआर नंबर की, तो डीएलआर नंबर आपका क्या होता है? जिलों की संख्या कितनी है, लोकसभा सीटें कितनी है और राज्यसभा की सीटें कितनी है। बात करेंगे तो जिलों की संख्या है आपके 33, लोकसभा की सीटें हैं आपके 25 और राज्यसभा की सीटें हैं आपके 10। अगर हम बात करते हैं कि विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो आपके 200 है, कि 200 विधानसभा सीटें हैं आपके राजस्थान में। अगर हम बात करेंगे राजस्थान में, तो केवलादेव नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है। केवलादेव नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है। डिजर्ट नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है। सरिस्का नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है। कि ये जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है आपके केवलादेव, डिजर्ट और सरिस्का नेशनल पार्क, ये सभी आपके राजस्थान में ही है। राजस्थान का डीएलआर हम याद करेंगे 33-25-10, 33-25-10, यानी कि डीएलआर नंबर आप राजस्थान। मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो अशोक गहलोत, और बात करेंगे गवर्नर की तो कलराज मिश्र आपके हो गए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जो सीएम है वो आपके हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी यहां के सीएम हैं आपके। अगर हम बात करेंगे गुरमीत सिंह, अगर हम बात करेंगे कि
उत्तराखंड का डीएलआर कितना है? तो उत्तराखंड का डीएलआर है आपका 13 जिले हैं, 5 लोकसभा की सीटें हैं और 3 आपकी राज्यसभा की सीटें हैं। अगर हम बात करेंगे विधानसभा सीटों की संख्या, तो विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो आपके 71 है, यानी कि उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या आपके 71 है। पुष्कर सिंह धामी वहां के आपके कौन है? मुख्यमंत्री हैं। और गुरमीत सिंह जो है वो आपके गवर्नर हैं। अगर हम डीएलआर की बात करेंगे तो 13,503 यानी कि 13, 5 और 3 आपके डीएलआर नंबर आप उत्तराखंड का है आपके। अगला प्रश्न है हमारा कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? पहला ऑप्शन है आपका झारखंड, दूसरा ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश। आप बताइएगा क्या होगा आंसर। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा छत्तीसगढ़। ये बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़, यानी कि इसमें उत्तर प्रदेश भी है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। अगर हम बात करेंगे गवर्नर की तो गवर्नर है आपकी आनंदीबेन पटेल। अगर हम उत्तर प्रदेश के डीएलआर की बात करेंगे, यानी कि जिलों की संख्या आपके 75 है उत्तर प्रदेश में, लोकसभा की सीटें आपकी 80 हैं और राज्यसभा की सीटें जो हैं आपके वो आपकी 31 है, यानी कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला एक राज्य है। अगर हम बात कर लेते हैं विधानसभा सीटों की संख्या, तो विधानसभा सीटों की संख्या आपकी 403 है और विधान परिषद अगर सीटों की संख्या की बात कर लेते हैं तो विधान परिषद की सीटों की संख्या है आपके 100, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो विधानमंडल में आपके विधानसभा और विधान परिषद दोनों को दर्जा दिया गया है, तो विधान परिषद की सीटों की संख्या है आपके 100 और विधानसभा सीटों की संख्या है आपके 403। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़, इसका सही आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री है वो आपके हैं भूपेश बघेल। अगर हम गवर्नर की बात करेंगे तो विश्वभूषण हरिचंद्र, यानी कि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो आपके भूपेश बघेल हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो आपके विश्वभूषण हरिचंद्र हैं। अगर हम डीएलआर की बात करेंगे तो आपका डीएलआर है वो है आपका छत्तीसगढ़ का 331105। अगर हम विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो आपकी 90+1 यानी कि टोटल मिला के आपकी 91 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो आपकी 91 है। अगर हम बात कर लेते हैं झारखंड का तो हेमंत सोरेन इसके क्या है आपके मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करेंगे झारखंड की तो हेमंत सोरेन इसके मुख्यमंत्री हैं। रमेश बैस इसके क्या है आपके गवर्नर हैं। सोरेन गवर्नर की अगर बात करेंगे तो रमेश बैस आपके गवर्नर हैं। ओके। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न है कि कश्मीरी मुंगल के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा आपका केवलादेव नेशनल पार्क और तीसरा है आपका दाचीगम नेशनल पार्क और चौथा ऑप्शन है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क। बात करेंगे कंचनजंगा नेशनल पार्क तो आपके सिक्किम में है। दाचीगम की बात करेंगे तो आपके जम्मू कश्मीर में है। अगर केवलादेव की बात करेंगे तो आपके राजस्थान में है। और बात करेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क तो आपका ये असम में है। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो कश्मीरी हुंगल के लिए पूछा है तो उसके लिए आपका दाचीगम नेशनल पार्क होगा। तो दाचीगम जो नेशनल पार्क है वो आपके जम्मू कश्मीर में है। ओके। अगर हम और भी नेशनल पार्क की बात कर लें
जैसे जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपके उत्तराखंड में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपके हिमाचल प्रदेश में है। टडोबा नेशनल पार्क आपका महाराष्ट्र में है, यानी कि एमएच में है, यानी कि महाराष्ट्र में है। अगर हम बात करेंगे भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये आपके उड़ीसा में है। अगर हम बात करेंगे सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क ये भी आपके उड़ीसा में है। अगर हम बात करेंगे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, आपके केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क ये भी आपके केरल में है। अगर हम बात करेंगे बांदीपुर नेशनल पार्क, ये आपके कर्नाटक में है। अगर बात करेंगे दुधवा नेशनल पार्क तो आपके उत्तर प्रदेश में है। ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं आपके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा दाचीगम नेशनल पार्क। अगर हम बात करेंगे काजीरंगा क्यों प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए आपके प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। मैंने आपको केवलादेव पढ़ा दिया, यानी कि सरिस्का की बात करेंगे तो वो आपके राजस्थान में है। ओके, अगर हम नामदफा की बात करेंगे तो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जो हम धीरे धीरे सब पढ़ लेंगे। एर्नाकुलम की बात करेंगे तो आपके केरल में है। ओके, केरल में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसको हम कहते हैं सबरीमाला का मंदिर। तो सबरीमाला के मंदिर में पहले महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, केरल के उच्च न्यायालय के द्वारा महिलाओं के प्रवेश को यहाँ पे वर्जित कर दिया गया है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो हमारा है, इसमें भारत की सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल सुबह आपको फिर से मिलते हैं 6:30 पे। तब तक के लिए थैंक यू। अब पहले हटा देते।